बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर कक्षा 12 का चौथा अध्याय रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी होता क्या है? यह रसायन विज्ञान की एक शाखा है, यानी हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा उनके वेग पर पड़ने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। विभिन्न कारक में आपका आ जाएगा, जैसे ताप है, दाब है, सांद्रता है, उत्प्रेरक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो यह कहलाता है हमारा रासायनिक बल गतिकी। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या इसी को अभिक्रिया का दर कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है? एकांक समय में यानी यूनिट टाइम में, एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। क्लियर हो गया? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एकांक समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कहलाता है अभिक्रिया का वेग या दर। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति समय। अब यदि समय को हम सेकंड में लेते हैं तो मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और यह पाया जाता है कि समय वृद्धि के साथ जो अभिक्रिया का वेग है, दर है, वह समय वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? घटता है। यानी शुरू में अभिक्रिया की दर तेज होती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होने लगती है। जैसा कि यहाँ ग्राफ प्लॉट किया गया है, आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ मेंशन किया गया है। ये आपका ग्राफ है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग लिया गया है और इधर आपका समय लिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि समय वृद्धि के साथ साथ आपका अभिक्रिया का दर क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। उसी तरह से दूसरा जो ग्राफ है ये सांद्रता और समय में है। यदि अभिकारक की सांद्रता इधर मान लें, इधर समय है, तो शुरू में अभिकारक अधिक मात्रा में होता है, उसकी सांद्रता बहुत अधिक है। अब अभिक्रिया शुरू हो गई, जैसे जैसे समय बीतेगा तो वैसे वैसे अभिकारक से उत्पाद बनेगा और अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? घटेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा तो अभिकारक की सांद्रता घटेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता भी क्या हो रही है? घट रही है। तो ये कहा गया कि समय वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया की दर जो है क्या होती है? घटती है। अब यदि मान लें अति सूक्ष्म समय अंतराल dt, बहुत थोड़ा सा समय, सूक्ष्म समय dt लिया जाए और उस dt में अभिकारक की सांद्रता में कितने की कमी हो रही है? यक्स। मान लिया गया कि dt सूक्ष्म समय है और इस सूक्ष्म समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी यक्स की हो रही है, तो हम इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग या दर क्या लिख सकते हैं? तो ये दर हो जाएगा dx अपान dt। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन यक्स यानी dx और समय dt है समय अंतराल, तो 1 सेकंड एकांक समय में निकालना है तो टोटल टाइम dt से आप डिवाइड कर दीजिए सांद्रता में, तो dx अपान dt मिलेगा। ये आपका कहलाएगा अभिक्रिया का वेग या दर। हम इसको दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं।
जैसे या करके यहां दिखाया गया है कि यदि dt समय में, जो अल्प समय dt है मान लिया जा, इस dt समय में अभिकारक जो हमारा कैपिटल A है, इसकी सांद्रता में अति सूक्ष्म परिवर्तन dA हो। यह जो d है, यह d अल्प के लिए है, सूक्ष्म के लिए नोटिफिकेशन है, और यह स्क्वायर ब्रैकेट में A है। इसका मतलब यहां पर A की पदार्थ A की सांद्रता ली गई है मोल प्रति लीटर में, और ये D पहले लिख गए तो D का मतलब स्मॉल यानी अति सूक्ष्म। तो dt समय में सांद्रता में परिवर्तन dA हो, तो एक दूसरे तरीके से हम अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग माइनस dA अपान dt, यानी यहां पर dx अपान dt है वेग, यही वेग माइनस dA अपान dt भी कहलाएगा, जहां पर ये A जो है पदार्थ की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ली गई। तो यहां पर ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, यह ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो यहां पर जो ऋणात्मक चिन्ह है, यह प्रदर्शित करता है कि समय वृद्धि के साथ साथ अभिकारक A की सांद्रता क्या होती है? घटती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। इसको हम लोग कहते हैं कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी क्या है? अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो दो अणुओं के बीच रासायनिक क्रिया होने के लिए उन अणुओं के बीच टक्कर होना अनिवार्य है। जब तक वे अणु टकराएंगे नहीं तब तक रासायनिक क्रिया नहीं होगी। तो इस सिद्धांत की पहली बात है कि दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनमें टक्कर होना अनिवार्य। अगली बात कि किसी पात्र में अगर हम किसी पदार्थ को भर के क्रिया कराते हैं तो अणुओं के बीच टक्कर तो होता है, लेकिन सभी टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक क्रिया नहीं होती। उनमें कुछ ऐसे टक्कर होते हैं कि उन्हीं टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है, और जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन टक्करों को कहा जाता है प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन। देखिए, सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है, जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है। जैसे अणुओं की 100 टक्कर हो रहा है तो सभी 100 टक्कर प्रभावी टक्कर नहीं हो सकते, उसमें से 10, 20, 5 ये इफेक्टिव कोलिजन होंगे जिनके फलस्वरूप क्रिया होगी, और बाकी टक्कर तो होंगे लेकिन क्रिया नहीं होगी। तो वो प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में क्या होती है? बहुत कम होती है। अगली बात है कि प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व अभिकारक अणुओं में उनकी औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना अनिवार्य है, जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी प्रभावी टक्कर तभी होगा जब उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा। जब तक उससे कम एनर्जी प्राप्त होगी तब तक वह टक्कर प्रभावी टक्कर नहीं होगी। अणु आपस में टकराते हैं तो टकराने पर क्या होता है? एक अणु टकरा के दूसरे अणु से अपनी ऊर्जा को उसको क्या करता है? दे देता है। फिर वो जाके दूसरे से टकराएगा तो अपनी ऊर्जा को उसको देगा। ऐसे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इन्हीं में कुछ अणु ऐसे होते हैं कि उनमें प्रभावी टक्कर होने के लिए उनकी औसत ऊर्जा से अधिक जो निश्चित न्यूनतम ऊर्जा है उतनी ऊर्जा अगर वो प्राप्त कर लेता है अणु तो वह एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और अब जब टक्कर होगा तब वह कैसा हो जाएगा? प्रभावी टक्कर होगा। तो प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व अभिकारक अणुओं में उनकी औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना अनिवार्य है, जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अभी आपको हम आगे बताएंगे सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। फिलहाल यहां पर आप याद रखें इसको। अगली बात है
कि जो अभिक्रिया का वेग है वह प्रभावी टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर प्रभावी टक्कर बहुत अधिक हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जब टक्कर अधिक होंगे तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर क्या होगा, अधिक होगा। और जब टक्कर कम होंगे तो अभिक्रिया का वेग दर भी क्या होगा, कम होगा। तो अभिक्रिया का वेग प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड पर निर्भर करता है। यानी अभिक्रिया का वेग बराबर हो गया प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड, मतलब उस पर निर्भर कर रहा है। और प्रभावी टक्करों की संख्या किस पर निर्भर करेगा, टक्करों की कुल संख्या गुणे सक्रिय अणुओं का अंश। सक्रिय अणुओं का अंश कैसे निकालते हैं, सक्रिय अणुओं का अंश निकालने के लिए e⁻⁻⁸ जहां यह Ea जो है यह Ea सक्रियण ऊर्जा कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। R आपका गैस नियतांक है और T परम ताप। तो ये हम लोग का रहा अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत यानी कोलिजन थियरी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी Ea क्या होता है। अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के टकराने पर अभिक्रिया होने के लिए अणुओं में उपस्थित होना अनिवार्य है, उसे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, चाहे वह अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी जो हमारे अभिकारक अणु होते हैं उनमें उनकी औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होता है। उस ऊर्जा तक जब वह अणु पहुंचता है या उसको कहीं से मिलती है उतनी ऊर्जा, तब उसका जो टक्कर होता है वो क्या होता है, प्रभावी टक्कर। यानी अभिक्रिया होने के लिए वह टकराता है तो वह कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान स्थिर ताप पर निश्चित और स्थिर होता है। यानी हर अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान अलग अलग है और स्थिर ताप पर सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित और स्थिर होता है। इसका मात्रक लिया जाता है कैलोरी प्रति मोल या जूल प्रति मोल और इसका संकेत होता है EA। इसके द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी को हम प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारा धन उत्प्रेरक है, जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप पढ़े हुए हैं, उत्प्रेरक दो तरह के होते हैं सामान्यतः, एक धन उत्प्रेरक होता है और एक ऋण उत्प्रेरक। तो धन उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और ऋण उत्प्रेरक जो होता है वह अभिक्रिया के वेग को घटाता है। तो केवल उत्प्रेरक कहा जाता है तो उसका तात्पर्य होता है धन उत्प्रेरक से। तो इसलिए धन उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है। तो ये हो गया हम लोग का सक्रियण ऊर्जा। अब इसके बाद अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मुख्य रूप से 3 कारक हैं। पहला कारक है सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, दूसरा कारक है ताप परिवर्तन का प्रभाव और तीसरा कारक है उत्प्रेरक का प्रभाव। 3 फैक्टर हैं। देखिए, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव और उत्प्रेरक का प्रभाव। सबसे पहले हम सांद्रता परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। सांद्रता परिवर्तन, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप सांद्रता को बढ़ाते हैं तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ेगी। और जब अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उन अणुओं के बीच क्या बढ़ेगा, टक्कर बढ़ेगा। और जब टक्कर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रभावी टक्कर बढ़ेगा। और जब प्रभावी टक्कर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात।
तो सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव हम ऐसे लिख सकते हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है ताप परिवर्तन का प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कोई अभिक्रिया हो रही है, आप ताप देंगे तो ताप देने पर जो अभिकारक के अणु होंगे वो ताप को ग्रहण करेंगे और जब ताप ग्रहण करेंगे तो उनका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और जब वेग बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टक्कर बढ़ेगा और जब टक्कर बढ़ेगा तो प्रभावी टक्कर बढ़ेगा, प्रभावी टक्कर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो यहां पर भी आपका हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है क्योंकि सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाता है। यानी जितना ही अधिक प्रभावी टक्कर होंगे तो हम कह सकते हैं कि सक्रिय अणु का अंश बढ़ रहा है क्योंकि जो अणु प्रभावी टक्कर करेगा वही अणु सक्रिय अणु कहलाता है। तो सक्रिय अणुओं की संख्या यानी उसका अंश क्या होगा, बढ़ेगा, तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया के वेग को यानी दर को क्या करती है, बढ़ा देती है। क्योंकि अभी हमने कहा उत्प्रेरक केवल कहा जाए तो आप कैसा उत्प्रेरक समझेंगे, धन उत्प्रेरक। यानी यह उत्प्रेरक क्या करता है, जो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होती है उस सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है और जब सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देगा तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए उत्प्रेरक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कराता है और ऐसा भी नहीं है कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में रासायनिक क्रिया नहीं होगी, ऐसा भी नहीं। उत्प्रेरक अगर है तब भी रासायनिक क्रिया होगी, अगर नहीं है तब भी रासायनिक क्रिया होगी। बस रहने न रहने से क्या फर्क पड़ता है कि जब उत्प्रेरक रहेगा तो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देगा और अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं है तो वह अभिक्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है। अगर उस अभिक्रिया के लिए कोई उचित उत्प्रेरक हो और हम उस उचित उत्प्रेरक का प्रयोग करें और अब अभिक्रिया कराएं तो जो अभिक्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी वह अभिक्रिया 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। तो अब जरा सोचिए आप कि अब अभिक्रिया 50 से 60 पर ही हो रही है, अब पहले 100 पर हो रही थी, तो अब 100 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी ना। तो ये उत्प्रेरक करता क्या है कि सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ जाता है। अब इसके बाद अगला हेडिंग हम लोग को पढ़ना है वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक या इसी को दर स्थिरांक भी कहते हैं। अब जैसे कोई अभिक्रिया है, अभिकारक हमारा A और यह क्रिया करके क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। अभिकारक A से उत्पाद बन रहा है। यदि हम मान लें कि अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मोल प्रति लीटर है और समय t पर इस A में से यक्स सांद्रता जो है उत्पाद में बदल जा रहा है तो समय t पर इस अभिकारक A की क्या सांद्रता हो जाएगी, A माइनस यक्स। प्रारंभ में स्मॉल a है और इसमें से यक्स उत्पाद में बदल गई सांद्रता, तो समय t पर A की कितनी सांद्रता शेष बचेगी, तो A माइनस यक्स मोल प्रति लीटर। क्लियर है। अब यदि मान लिया जाए कि अभिक्रिया का वेग यानी अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है, यह मान लिया जाए कि अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है, तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग यानी dx अपान dt बड़ा समानुपाती क्या हो जाएगा, a माइनस यक्स। समय t पर A की बची हुई सांद्रता A माइनस
यक्स। तो dx अपान dt समानुपाती a माइनस यक्स। अब इस समानुपात को हटाएंगे, बराबर करेंगे तो dx अपान dt बराबर k इंटू a माइनस यक्स। ये dx अपान dt समानुपाती a माइनस यक्स। समानुपात को जब बराबर करेंगे तो समानुपाती नियतांक आता है, यहां पर k मान लिया गया। तो dx अपान dt बराबर k इंटू a माइनस यक्स, जहां k को कहा जाता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो dx अपान dt बराबर k इंटू a माइनस यक्स, यहां पर k कहलाता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। यह जो k होता है वेग स्थिरांक, तो स्थिर ताप पर इस वेग स्थिरांक का मान निश्चित और स्थिर होता है। स्थिर ताप पर वेग स्थिरांक k का मान निश्चित और स्थिर होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, k का मान बढ़ता है। अब k का मात्रक क्या होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? तो वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया कैसी है और उसकी कोटि क्या है। तो यहां पर k का निश्चित मात्रक नहीं होता है, जैसी अभिक्रिया रहेगी उसके अनुसार हम लोग k का मात्रक निकालते हैं। अब जैसे यही अभिक्रिया है dx अपान dt बराबर k इंटू a माइनस यक्स। अब यहां k का मात्रक निकालना हो तो देखिए, अब dx ये सांद्रता है, तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर हो गया। अब बटा में dt है समय, तो प्रति समय हो गया, मोल प्रति लीटर प्रति समय, और बराबर k इंटू a माइनस एक्स। a माइनस एक्स भी सांद्रता है, मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर इस मोल प्रति लीटर से कट जाएगा, तो k बराबर क्या बचेगा, प्रति समय। तो यहां पर इस अभिक्रिया में हमें k का मात्रक प्रति समय मिलेगा। लेकिन वही अगर अभिक्रिया दूसरी हो तो वहां पर अब ये देखना होगा कि अभिक्रिया की दर सांद्रता पद के कितने घात पर निर्भर कर रही है या कितने सांद्रता पदों पर निर्भर कर रही है, तो उसके अनुसार मात्रक बदल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि k का मात्रक किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि पर। अब इसके बाद हम लोग आणविकता है, कोटि है, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे, वहां कोटि आपको समझ में